हेलो एवरीवन, मेरा नाम राहुल मिश्रा है। माफ़ करिएगा, मैं बहुत दिनों बाद आज वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे कोविड हो गया था। कोविड के बाद बहुत ज़्यादा समस्याएं हो गई ब्रीदिंग में और चीज़ों में, जिसकी वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था। खैर, मुद्दे पे आते हैं। तो आज मैं आप लोगों को अग्रिम जमानत के बारे में बताने वाला हूँ, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है, किस सेक्शन में बताई गई है, इसके प्रावधान क्या है, इसके उद्देश्य क्या है। देखिए, जो हमें अग्रिम जमानत का प्रावधान है धारा 438 में बताया गया है। किसमें? धारा 438, क्योंकि क्रिमिनल से रिलेटेड है तो किसमें बताया जाएगा? दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है। देखिए, जो अग्रिम जमानत का प्रावधान इस वजह से बताया गया, जैसे किसी व्यक्ति को भय हो रहा है कि उसे किसी चीज के कारण गिरफ्तार किया जा सकता है, कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, जेल में निरुद्ध कर दिया जाएगा, मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाएगा, एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। तो आज हम यही समझने की कोशिश आखिरकार करेंगे कि एंटीसिपेटरी बेल होती क्या है, ये अग्रिम जमानत का कॉन्सेप्ट कहां से आया, ये कितने प्रकार की होती है, अरेस्ट होने से पहले कोर्ट में जमानत आप कैसे ले सकते हैं, तथा इस बेल का जो विरोध करना है, जो पार्टी होगी, जो वकील होगा, वो आखिरकार इसका विरोध कैसे करेगा। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं अग्रिम जमानत आखिरकार सबसे पहले होती क्या है। देखिए, जब किसी व्यक्ति को ऐसी आशंका हो जाए कि उसको गिरफ्तार होने वाला है, किसी झूठे केस में फंसाकर उसको गिरफ्तार करवाया जा सकता है, कि जेल की प्रक्रिया से बचने के लिए, जेल जाने से बचने के लिए वो कोर्ट में पहले ही जमानत ले लेता है, यानी कोर्ट को पहले ही बता देगा कि साहब मुझे आप जमानत दे दीजिए, यानी एडवांस में जमानत दे दीजिए। ठीक है, तो कोर्ट पुलिस को आदेश देती है कि इस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यही जो प्रक्रिया होती है वही एंटीसिपेटरी बेल कहलाती है। अब देखिए, जो एंटीसिपेटरी बेल होती है बेसिकली ये दो तरीके की होती है। एक एफआईआर होने से पहले हो जाती है, एक एफआईआर होने के बाद हो जाती है। अगर जैसे एफआईआर होने से पहले वाली अगर हम बात करते हैं कि एफआईआर होने से पहले किसी व्यक्ति को जैसे कैसे पता चल जाएगा कि भाई उसको जमानत लेने की आवश्यकता पड़ गई। अगर किसी व्यक्ति को जैसा लगने लगे एफआईआर होने से पहले, जैसे किसी व्यक्ति को लगने लगे कि उसके खिलाफ झूठा केस बनवाया जा रहा है या बन सकता है, या कोई व्यक्ति जो है उसका विरोधी है जिससे उसका विवाद चल रहा है, उस मामले में किसी मामले में उसको जो है संलिप्त करके फंसा कर जो है गिरफ्तार करवा सकता है, एफआईआर करवा सकता है। इस वजह से वो कोर्ट में जो है अग्रिम जमानत के लिए, एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है दाखिल कर सकता है। अब इसमें जो है यही प्रक्रिया है कि कोर्ट जो होती है पुलिस को आदेश कर देती है कि आप भैया इनको जो है अग्रिम जमानत दे दो। इसमें क्या होता है कि जो एफआईआर, कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति पर जो एफआईआर कर रहा है, जो उसमें आवेदन करता होता है, जिसके खिलाफ एफआईआर हो रही है, तो उसको 7 दिन का टेन्योर होती है। गिरफ्तार करने से पहले जो व्यक्ति को जिसके खिलाफ एफआईआर कराई जा रही है, पुलिस सूचित करेगी 7 दिन पहले कि भैया आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। और मतलब इसमें यह भी है कि कोर्ट जितने दिन चाहे बेसिकली, ठीक है। और इसमें क्या होगा, पुलिस पहले उस व्यक्ति को सूचित करेगी, एफआईआर की कॉपी देगी ताकि वो अपनी जमानत का इंतजाम कर सके। क्योंकि भाई अगर आपको पता ही नहीं होगा कि आपको जो है गिरफ्तार किया जा सकता है, तो कैसे पता कर पाओगे कि भैया हमको अग्रिम जमानत लेनी है कि नहीं लेनी है। कि जैसे मान लीजिए मैं, आप सामने वाली पार्टी है, मेरे सामने XYZ कोई बैठा है, मैं उसको कह दूं ये चोर है, ठीक है, और पुलिस को मैं जाके बोल दूं भैया ये चोर है, इसको गिरफ्तार कर लो। ठीक है, पुलिस ने इसको आके सीधे गिरफ्तार कर लिया तो अवैधानिक हो गया ना। क्योंकि जो नैसर्गिकता का, जो नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस फॉलो होती है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में आप लोग पढ़े होंगे कि नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस फॉलो करने का तरीका ये होता है कि गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को सूचित किया जाए, तो उसको सूचना मिल जाती है इस तरीके के 7 दिन पहले गिरफ्तारी की, उसको आप एफआईआर की कॉपी दे दो, सूचना दे दो, ताकि वो अपनी गिरफ्तारी का बचाव का इंतजाम कर सके, अपने लिए वकील कर सके, और इन सब चीज प्रक्रियाओं का जो भी जो तय और वह प्रक्रियाएं बताई गई, उन प्रक्रियाओं का जो है पालन कर सकते हैं। अब दूसरी प्रक्रिया क्या हो गई, एफआईआर होने के बाद जो होती है। अब एफआईआर जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ हो गई, ठीक है, फिर पुलिस का काम क्या होता है, पुलिस जो है उस आरोप में जो भी व्यक्ति जो उसने चार्ज फाइल किया हुआ, जो एफआईआर करी हुई है, उसमें जो अभी आरोपी है उन आरोपियों की लिस्ट बनाए। ठीक है, लिस्ट में अगर उस किसी व्यक्ति का जिसका नाम आ गया है, तो वो धारा 438 के तहत जो होता है एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन कर सकता है। तो बहुत सरल प्रक्रिया है। एंटीसिपेटरी बेल आप जो है एफआईआर होने के बाद भी ले सकते हो और एफआईआर होने के पहले भी ले सकते हो। अब देखिए, जो अग्रिम जमानत होती है, एंटीसिपेटरी बेल है, इसका उद्देश्य क्या है। अब जैसे अग्रिम जमानत का जो उद्देश्य है बेसिकली ये बहुत इजी है, बहुत समझ में आ जाएगा। जैसे आप लॉ के एग्जाम दे रहे हो, उसमें लिखोगे यही जो मैं कंटेंट बता दे रहा हूँ, 15 नंबर के क्वेश्चन में आप यही लिख के चले जाओगे, तो 110% में बता रहा हूँ, 15 में 12 नंबर तो एग्जाम में दे देगा, क्योंकि 3 में 15 नहीं दे देगा। देखिए, जो एंटीसिपेटरी बेल का पर्पस सबसे बड़ा बताया गया है कि इसका उद्देश्य क्या है, कि जैसे कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो निर्दोष व्यक्ति है, उसको झूठे केस में फंसाया जा रहा है ताकि उसकी आर्थिक हानि हो जाए, उसकी बदनामी हो जाए। तो इस जो उसको ये केस हो जाने के बाद, जो एफआईआर हो जाने के बाद, गिरफ्तार हो जाने के बाद जो उसको आर्थिक हानि होगी, सामाजिक हानि होगी, जो उसकी प्रेस्टीज चली जाएगी, उन सब चीजों से बचने के लिए
एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें कंडीशन भी लगाई गई है। अगर कोर्ट में वो व्यक्ति, कोर्ट को लगता है कि ये व्यक्ति निर्दोष है या पुलिस ने जांच अपनी जो है सही तरीके से नहीं करी हुई है, ठीक है, तब एंटीसिपेटरी बेल देता है कोर्ट। अदरवाइज कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल हर बार अप्रूव नहीं करता है। अब देखिए, जो अग्रिम जमानत जो होती है सेशन कोर्ट से मिलती है, विशेष परिस्थितियों में मिलती है, और हाईकोर्ट से रिट के द्वारा मिलती है 226 के तहत। तो जो अग्रिम जमानत का अधिकार दे रखा हुआ है हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट को ही दे रखा हुआ है। अब अग्रिम जमानत के बाद होता क्या है, अग्रिम जमानत के बाद जो व्यक्ति होता है जिसको गिरफ्तार करने की आशंका होती है, जिसको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन जब उसने अग्रिम जमानत ले ली, कोर्ट ने कह दिया कि भैया इसको गिरफ्तार नहीं करोगे, तो एंटीसिपेटरी बेल जब उसको मिल गई है तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अग्रिम जमानत के बाद उसको अरेस्ट करने से छूट मिल जाती है। अब तब तक गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक चार्जशीट वगैरह फाइल नहीं करी जा रही है। तो जो भारतीय कानून के अंतर्गत जो गैर जमानती अपराध होते हैं, कॉग्निजिबल नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस आप लोगों ने पढ़े हुए होंगे, उसमें गिरफ्तार होने की जैसे किसी व्यक्ति को आशंका हो गई है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकता है। अब इसमें यह भी हो सकता है, कोर्ट जो है सुनवाई करता है, सशर्त जमानत भी दे सकता है और जो है बिना शर्त की भी जमानत दे सकता है, ठीक है। और यह जमानत तब तक जारी रहेगी जब तक पुलिस अपनी जांच कर रही होती है। अग्रिम जमानत का जो प्रावधान है 438 में बताया गया, एकदम क्लियर रट लीजिए, 438, ठीक है, भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया, दंड संहिता में इसको बताया गया है। अब अग्रिम जमानत के आवेदन करने पर क्या होता है, शिकायतकर्ता को भी कोर्ट में इस प्रकार की अर्जी की सूचना देनी होती है, ताकि वो जो होती है अग्रिम जमानत का विरोध कर सके। जैसे मान लीजिए मेरे खिलाफ जो है कोई वारंट कटा, मैं गया कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल ले लिया, मैंने अग्रिम जमानत कोर्ट से मांग ली, ठीक। अब मेरे को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी और सूचना दूसरी पार्टी को गई नहीं। अब दूसरी पार्टी, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं दोषी हूं, तो दूसरी पार्टी को भी तो राइट रहे कि भैया उसको सूचना तो मिल जाए, इस फलाने बंदे ने इसमें एंटीसिपेटरी बेल ले ली है, ताकि उस कोर्ट में जाके वो मेरी जमानत का विरोध भी तो कर सके। तो ये तरीका है कि दोनों पार्टी को सूचना देनी होगी, जिसने आपके ऊपर केस करा हुआ है, जिसको जमानत चाहिए और जिसके विरुद्ध जमानत मिली है, तो दोनों पार्टीज को इसमें सूचना मिल जाएगी। तो बहुत सिंपल है इसको। अब देखिए, अब जैसे क्या होती है जो इस तरीके की प्रक्रिया जो बेसिकली मैंने बता दी, बहुत इजी है, बहुत शानदार तरीके से आप इसको लिखिए और इसमें आपको मार्क्स फुल ऑन फुल मिलने वाले हैं। तो एंटीसिपेटरी बेल बेसिकली गिरफ्तारी के पहले, गिरफ्तारी के बाद, इस तरीके से का कॉन्सेप्ट एंटीसिपेटरी बेल में आपके निकल के आता है। अब जैसे जो हमारा, हम लोग यूपी में रहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत आप ले कैसे सकते हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अब ये जान के आप लोगों को बहुत बड़ी हैरानी होगी कि भारत में जो है सारे कानून एक होने के बाद भी जो है उत्तर प्रदेश की कोर्ट जो उत्तर प्रदेश की हाई कोर्ट थी, उसने अपने एक आदेश के अनुसार राज्य की अग्रिम जमानत को खत्म किया हुआ है। ऐसा इसलिए हो गया कि कानूनों का दुरुपयोग बहुत ज्यादा होने लगा था। लेकिन किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तारी से बचना है तो वो सीधे रिट के अनुसार 226 के तहत जो है रिट फाइल करके जमानत हाईकोर्ट से ले सकता है। ये हो गई अग्रिम जमानत प्राप्त करने की प्रक्रिया जो है उत्तर प्रदेश में आपके। तो एंट्रीम बेल जो है या अग्रिम जमानत, ये होती क्या है, क्या आदेश आखिरकार ये है क्या? अब हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि एंट्रीम बेल का आदेश है क्या। पहले ये तो समझो। देखिए, जब कोई आवेदन करता जाता है कोर्ट के अंदर, कोर्ट गया, कोर्ट में उसने अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करा, तो जरूरी नहीं है कि कोर्ट पहली तारीख पर ही उसको बेल दे दे और केस खत्म कर दे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कोर्ट जो है बेल के आवेदन के मुद्दे पर बहस करे और वो बहस लंबी चल सकती है, ठीक है, जिसकी कई तारीखें लग सकती हैं। तारीख पे तारीख वाला, हम लोग वकील है ना, तारीख पे तारीख वाली कहानी होती है, ठीक है। तो कई तारीख लग सकती है। तो ऐसे में क्या करता है, जो आवेदन करता होता है वो इन तारीखों से बचने के लिए, इन तारीखों में पड़ने वाले समय, फाइल, ऑर्डर, टेम्पररी, इन सब चीजों से बचने के लिए क्या होता है, उसमें टेम्पररी बेल की मांग हो सकती है, टेम्पररी बेल मांग सकता है। क्योंकि इस बीच आवेदनकर्ता अगर गिरफ्तार हो जाएगा तो अग्रिम एप्लीकेशन पर बहस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा ना, तो टेम्पररी बेल की मांग कर लेता है, तो ताकि अगली सुनवाई पर उसको टेम्पररी बेल मिल जाए। जब अगली सुनवाई उसको इंटरिम बेल दे दी जाए ताकि गिरफ्तारी से बचा जा सके। अब जो बेल का आवेदन किस जगह पर किया जाएगा, अब हमें बच्चों ये भी समझना होगा कि आखिरकार जो बेल मिल रही है उसका आवेदन कहां पर करेंगे। तो देखिए, अग्रिम जमानत पाने के लिए आप 3 जगह पर आवेदन कर सकते हैं। वो 3 जगह कौन सी होंगी, ये भी आपको समझना पड़ेगा। पहली जगह जहां पर अपराध हुआ है वहां पर आप करेंगे, ठीक। दूसरी जगह कहां पर, जहां पर शिकायतकर्ता ने एफआईआर कराई है, एफआईआर जहां पर हुई। तीसरी जगह पर जहां पर आवेदनकर्ता को आदेश हो उसके खिलाफ
ठीक है, FIR हो सकती, जहां पर उसको आशंका हो जाए कि उसके खिलाफ FIR हो सकती, वहां पर भी इंटरिम बेल ले सकता है। तो 3 जगहों पर टोटल वो इंटरिम बेल ले सकता है। अब आप कोर्ट से कैसे बेल लेंगे? कोर्ट से कैसे बेल लेने की प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। 438 और जो है यूपी में 226 हाई कोर्ट के तहत जाएंगे कि अगर आपके खिलाफ अभी तक झूठी FIR होने की आशंका नहीं हुई है तो इसका वर्णन आपको एप्लीकेशन में करना होगा। शिकायतकर्ता आपको झूठ में फंसाना चाहता है, ये सब आदि बातें आपको बतानी होगी। ठीक है, उसका फायदा वो क्यों लेना चाहता है, उसका मकसद क्या है, सब बताना होगा। कोर्ट को ये भी आपको बताना होगा कि अगर आपको गिरफ्तार कर दिया जाएगा तो आपका नुकसान किस तरीके से हो जाएगा। आर्थिक नुकसान होगा, सामाजिक नुकसान होगा, मानसिक हानि होगी। ठीक है, ये इससे शिकायतकर्ता को क्या फायदा मिल जाएगा। अगर देखिए आपके ऊपर झूठी FIR हो गई तो इसका पता चला तो सामाजिक आपका हेय हो जाएगा ना, समाज में आपकी जो है दोषी वाली भावना से, क्योंकि एक बार किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो आदमी कहता है ये अपराधी है, जेल गया था। तो इस तरीके से आपकी सामाजिक क्षति हो जाएगी। तो कोर्ट को समझाने की ये भी कोशिश करनी होगी आपको कि जो है FIR की जरूरत नहीं है, नया मामले का मोड़ आ जाएगा, हमारी जिंदगी बर्बाद, दुनिया चीजें जो होगी वो आपको अपने प्रारूप में मेंशन करके कोर्ट को बताना होगा। अब इसको अगर विरोध करना है, मान लीजिए इनकेस अगर आपको अग्रिम जमानत का विरोध करना है तो विरोध करने के लिए कहाँ जाएंगे आप? अग्रिम जमानत देखिए जब आपको मिलती है एंटीसिपेटरी बेल के मामले में ज्यादातर शिकायतकर्ता को जो होता है नोटिस करके बुलाया जाता है, नोटिस दी जाएगी, नोटिस देके बुलाया जाएगा ताकि कोर्ट की में केस की स्थिति का पता चल सके। अगर आप चाहें तो कोर्ट में एक कैविएट लगा सकते हैं। ठीक है, जब आरोपी अग्रिम जमानत लेने आएगा तब उसका विरोध करने की नोटिस की व्यवस्था हो जाएगी। कैविएट ये होता है कि मतलब बिना सुनवाई के जो है स्टे वगैरह ना दिया जाए, कोई ऐसा काम ना करा जाए जो दूसरी पार्टी के फेवर में ना हो, सुनवाई का बराबर उसको अवसर दिया जाए। तो कैविएट का पर्पज यही होता है। देखिए कोर्ट में क्या होता है, हमेशा जो होती है अग्रिम जमानत मिलने की जो प्रक्रिया होती है कोर्ट में अपराधी बेल मिलने पर शिकायतकर्ता को जो तो गवाहों सबूतों को प्रभावित कर सकने की बात कर सकता है, तो इससे जमानत का दुरुपयोग कर सकता है। तो मतलब कोर्ट में हम विरोध में ये कह सकते हैं कि अगर ये छूटे रहेंगे तो जो होगा, जो सबूत होंगे, जो एविडेंसेस होंगे, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, लोगों को धमका सकते हैं, डरा सकते हैं कि इनके खिलाफ गवाही मत दीजिए। अगर किसी चीज और सामान का जो है गुम हो गया, उसका मिलना जरूरी है तो पुलिस की कस्टडी की मांग करी जा सकती है। अगर आप जैसे मान लीजिए कि कोई पेपर, किसी व्यक्ति संबंधित पेपर उस व्यक्ति के पास है, मेडिकल सबूत है, तो कोर्ट में वो सब सबूत आपको लेके जाने होंगे, तभी आप जमानत का विरोध कर पाएंगे कि ये व्यक्ति ऐसा है, इसका चाल चरण अच्छा नहीं है, ये कृत्य इसने समाज में कर रखे हुए जिससे समाज को हानि हो रही है। अब कोई आदतन अपराधी है वो भी अग्रिम जमानत मांगने चला जाएगा तो नहीं मिल पाएगी ना। अब कोर्ट में पूछे जाने हर सवाल को जो है शालीनता से जवाब दे, उसको समझे, कोर्ट की बात सुने। ठीक है, कोर्ट में अगर बेल दे दी है तो बेल खारिज करवाने की एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। सरकारी वकील या पुलिस FIR जो हो गई है उस पर नजर रखिए कि उनकी प्रक्रिया क्या होती है, तरफदारी कैसे करनी है। इस तरीके से आप टोटल जो है मामले का जो है विरोध कर सकते हैं। अब अग्रिम जमानत को निरस्त कैसे करवाएंगे? अगर किसी व्यक्ति की अग्रिम जमानत मिल गई है, ठीक है, तो शिकायतकर्ता सेशन कोर्ट में जिसने जमानत दी है या फिर हाई कोर्ट में उसके खिलाफ आवेदन कर सकता है। ठीक है, ये ऐसे में डिफेंस के लिए जो व्यक्ति मतलब जाता है, गलत जमानत का गलत इस्तेमाल कर सकता है, उस सबूतों और गवाहों से छेड़छाड़ कर सकता है, ये कहकर आप कोर्ट से जो है अग्रिम बेल उसकी निरस्त करवा सकते हैं। अब क्या होगा कि कोर्ट तो जमानत दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, वो बॉन्ड वगैरह आदि ले सकता है कि जैसे मान लो कि भैया तुम भागो मत, तुमको जमानत तो दे दी है, केस की इंक्वायरी चल रही, जांच चल रही, तुम भागना मत। तो उसमें क्या होगा, अगर सेशन कोर्ट ने जमानत दी है तो कोर्ट दोबारा से उस पर प्रक्रिया कर सकता है। ठीक है, प्रतिभूति तैयार करनी होगी जिसमें आपकी गाड़ी, घर, रजिस्टर्ड जमीन, बैंक, FD आदि की डिटेल सब कुछ कोर्ट मांग लेगा, अपने पास रख लेगा, कहेगा भैया जमानत दो, सिक्योरिटी दो, नहीं तो तुम भाग जाओगे। अब जो जमानत मिलने की जो शर्तें हैं, इसकी बेसिकली जमानत मिलने की शर्तें ये हैं कि अगर आप जमानत पर रिहा करे जा रहे हैं, जो भी बंदिशें लगाई गई है कि आप शहर से नहीं जाओगे, जो भी मतलब कोर्ट ने कहा शहर से नहीं जाओगे, शहर में रहोगे, पुलिस स्टेशन में जाके अपनी डिटेल देते रहोगे रेगुलर, वो सब चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तभी आपको जो होगी एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी। इस तरीके से क्या है कि हमारा एंटीसिपेटरी बेल का मुद्दा कंप्लीटली समाप्त हो चुका है। बहुत आसान लैंग्वेज में मैंने आप लोगों को बताया, इसको एग्जाम में लिखेंगे तो इसमें आपको बेहतर मार्क्स मिल जाएंगे। आशा है समझ में आया है। कोविड के बाद पहला वीडियो, तो सपोर्ट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।